हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पॉइंट नंबर 5 डिस्कस किया था। होप कि आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 तक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज जो है हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6, दैट इज केयरफुली हैंडल ईमेल। कि जो आपके पास ईमेल्स आती हैं उनको यूज़ करते समय या उस फैसिलिटी को यूज़ करते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे आप केयरफुली मेल्स को हैंडल करेंगे, किन मेल्स को आपने ओपन नहीं करना है ताकि हमारा जो डाटा है या हमारी जो सिक्योरिटी है वो आपकी बनी रही। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या इसने बताया है कि केयरफुली हैंडल्स ईमेल के अंदर। कह रहा है वाइल ओपनिंग एन ईमेल, कह रहा जब भी हम मेल को ओपन करते हैं आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि वो मेल किसके द्वारा भेजी गई, किसने वो सेंड किया, उसका सेंटर कौन। कह रहा है अगर आपने फिर भी मेल को ओपन कर लिया है एक्सीडेंटली तो मेक श्योर नॉट टू ओपन एनी अटैचमेंट इन एन ईमेल फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स। तो कह रहा है आप ये जरूर एश्योर करें कि उसके अंदर अगर कोई ऐसी अटैचमेंट है जो आपको दिख रही है मेल में, उस मेल की अटैचमेंट को ओपन ना करें, क्योंकि आपने जो मेल ओपन की है आप उसको जानते नहीं है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन है। तो हो सकता है उसने मेल में आपका जो अटैचमेंट दी है उसमें किसी टाइप का कोई वायरस हो या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो आपके सिस्टम से डिलीट कर दे या उसको चुरा ले। तो कह रहा है ईमेल कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीटेड सिक्योरली। कह रहा है जो आपकी ईमेल है जिनके अंदर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर किसी को शेयर कर रही हैं तो उनको आपने सिक्योरली जो है वो डिलीट भी करना होता है। इसके बाद कह रहा है ऑल्सो योर ईमेल माइट कंटेन ए लिंक टू लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट। कह रहा कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इस टाइप की मेल आती है जिसके अंदर आपका जो लिंक दिया होता है साइट का वो ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन लिंक है, यानी ये बिल्कुल वैलिड लिंक है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो अब कभी भी अगर आपको इस टाइप की मेल आए जिसमें कोई लिंक दिया हो तो कभी भी उस लिंक के ऊपर आप क्लिक ना करें, ना ही उसको डबल क्लिक करके आप ओपन करें। कह रहा द लिंक माइट लुक लेजिट, कह रहा है आपका जो लिंक है वो लगे तो का कि वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो किसी फ्रॉडलेंट साइट का होगा जो कि आपकी ओरिजिनल साइट से मिलती जुलती हुई आपको दिखाई देगी। तो कह रहा है इफ इवन यू नीड टू विजिट द लिंक वेबसाइट, कह रहा है अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको उस लिंक पे विजिट करना ही है तो आप उसके यूआरएल को मैनुअली टाइप करें एड्रेस बार के अंदर अपने ब्राउजर में, लेकिन कभी भी लिंक जो आता है मेल के अंदर उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन करने की कोशिश ना करें। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है जब हम मेल्स के साथ काम करते हैं। 7 पॉइंट आता है डो नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के ऊपर कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। वायरलेस नेटवर्क भी वो कौन से वाले जो कि ओपन होते हैं, ओपन यानी जिनको आप कोई भी यूज कर सकता है, जिनके ऊपर किसी टाइप का कोई भी सिक्योरिटी या पासवर्ड नहीं लगा होता। मोस्टली इस टाइप के जो वाईफाई है वो आपको मिलेंगे रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स पे जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई की फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसे वाईफाई कनेक्शन के ऊपर आप कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि बैंक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स उनको शेयर करने की गलती ना करें। Because sometimes you get access to some wireless net connections such as Wi-Fi connections available on airport or railway station. कर कई बार आपको ऐसे वायरलेस कनेक्शन को यूज करने की जरूरत पड़ जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ओपन होते हैं, जिसमें किसी टाइप की सिक्योरिटी नहीं होती, जो आपके एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल होते हैं। तो कह रहा है while using such Wi-Fi connection make sure not to open any sensitive information or provide any sensitive information on a website। अगर इस टाइप के वाईफाई कनेक्शन के ऊपर कभी भी अपनी सिक्योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको ओपन भी ना करें और ना ही किसी वेबसाइट पे उसको प्रोवाइड करें। तो कह रहा है द रीजन फॉर दिस इज दैट मोस्ट फ्री वायरलेस नेटवर्क आर नॉट इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है सिक्योर नहीं होते, यार उसके अंदर पासवर्ड नहीं लगा होता। तो हो सकता है कि जो आपका नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ऐसा आपका हैकर भी बैठा हो जो उस नेटवर्क को यूज़ कर रहा हो, ताकि अगर कोई भी उस नेटवर्क के ऊपर अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी वेबसाइट या किसी ईमेल के थ्रू पास करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो हैक कर लेगा। तो कह रहा है हेंस इंफॉर्मेशन ऑन इट कैन बी टैप्ड, टैप्ड हो सकती है और फ्रॉडलेंट पर्पज के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो ऐसा आप गलती ना करें कि ओपन वाईफाई के ऊपर किसी टाइप की भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आप शेयर करें। इसके बाद 8 पॉइंट आता है आपका अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर जिनको मोस्टली जैसे साइबर कैफे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पे मोस्टली हर कोई बंदा हर एक घंटे बाद चेंज हो जाता है, यानी कोई भी यूज कर सकता है, किसी का प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम वो नहीं है। तो कह रहा है आप पब्लिक कंप्यूटर को यूज जो है उसको मुश्किल ही करें, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो ही आप यूज़ करें, अदरवाइज उसको आप अवॉइड करें।
कह रहे ऑलवेज ट्राई नॉट टू यूज द पब्लिक कंप्यूटर स्पेशली इफ हैव टू डील विद योर क्रूशियल डाटा। कह रहे कभी भी पब्लिक आप जब का जो कंप्यूटर है उसके साथ आप किसी भी टाइप का काम ना करें अगर आपको लग रहा है आपके पास जो डाटा है या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा बट अगर फिर भी अगर आपको काम करना पड़ रहा है तो उस केस में इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। सबसे पहले ब्राउज प्राइवेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेटली ब्राउज करें। प्राइवेटली ब्राउज के लिए हमने पढ़ा है इनकोग्निटो मोड आपका जो गूगल क्रोम के अंदर या हमने ऊपर एनोनिमस ब्राउजिंग के अंदर या प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर पढ़ा था, तो उसको यूज करें। कभी भी अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को सेव ना करें। आपने देखा होगा कि आपका वेब ब्राउजर जब भी आप कोई लॉगिन करते हैं तो वो पूछता है सेव और डोंट सेव, तो उसको हमेशा डोंट सेव ही करें। नेवर सेव पासवर्ड वाइल वर्किंग ऑन ए पब्लिक कंप्यूटर। कभी भी अपने पासवर्ड या लॉगिन डिटेल्स को आप शेयर ना करें, ना ही सेव करें किसी भी ब्राउजर के ऊपर जो पब्लिक कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन टू पब्लिक कंप्यूटर। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी एंटर ना करें। कभी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को अनअटेंडेड ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल के इधर उधर चले जाते हैं या हम भूल जाते हैं कि हमने लॉग आउट नहीं किया। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। पता लगे आपकी आईडी जो है वो हमेशा लॉगिन ही है उसमें और कोई दूसरा बंदा आता है और आके उसके पासवर्ड को चेंज कर देता है, तो वो गलती हमारी ही है कि हमने ऑलरेडी उसको लॉगिन करके दिया हुआ था। तो ऐसी गलती आप ना करें। डिसेबल द फीचर दैट स्टोर पासवर्ड। पासवर्ड को स्टोर करने वाला अगर कोई ऐसा फीचर है तो आप उसको डिसेबल करें, जैसे मोस्टली ब्राउजर्स में आपका पूछता है। प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द कंप्यूटर। कंप्यूटर को छोड़ने से पहले प्रॉपरली आप अपनी किसी भी वेबसाइट या आईडी के अंदर लॉगिन है उससे लॉग आउट करें। और जब आप अपना काम फिनिश कर लें लॉग आउट होने के बाद जो भी आपकी हिस्ट्री है या कुकीज हैं उनको आप क्या करें क्लियर करें। ट्रेसेस जो भी हैं आपके यानी आप कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया था उस सारी हिस्ट्री को डिलीट जरूर करें, क्योंकि अगर आपकी हिस्ट्री भी रह जाती है कई बार सिस्टम में तो उसको भी यूज किया जा सकता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन सेफ्टी। तो कह रहे हैं व्हेन यू वर्क ऑनलाइन यू मे ओपन ए मैलिशियस वेबसाइट और क्लिक एट सम मैलिशियस। कह रहा है जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं तो कई बार गलती से हम ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे वायरस होते हैं, या कोई लिंक हमारे पास आता है आपकी ईमेल के अंदर, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और बाद में हमें पता लगता है उस लिंक के अंदर वायरस था जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो गया। कह रहा ऑल दिस में इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विद मालवेयर। कह रहा इस टाइप का जो आपका सॉफ्टवेयर है या इस टाइप का जो आपका लिंक है वो आपको पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो कह रहा है बाय कंबाइनिंग द वर्ड मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। कह रहा है मैलिशियस और सॉफ्टवेयर दो वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद हमारा क्या बन के आता है, मालवेयर। तो मैलिशियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला, और सॉफ्टवेयर हमें बताइए कि आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपके किसी काम को करने में हमारी हेल्प करती है। तो कह रहा है जब द टर्म malware इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी malicious प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर और ए मोबाइल डिवाइस दीज प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड विदाउट कंसेंट ऑफ यूजर। कह रहा है जब भी हम किसी मालवेयर की बात करते हैं तो मालवेयर का मतलब यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही डाउनलोड हुआ और अपने आप ही इंस्टॉल हुआ बिना यूजर के कंसेंट के, यानी बिना यूजर की अनुमति के वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और अपने आप इंस्टॉल होकर आपके जो सिस्टम की फाइल्स हैं उनको क्या कर देता है, आपका करप्ट कर देता है, उनको डिलीट कर देता है या उनको मॉडिफाई कर देता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वेबसाइट पर किसी पे विजिट करें तो ये जरूर चेक कर लें कि वो सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर के लिए हमने ऊपर देखा ही था कि आपका HTTPS जो है वो आपका लिखा होता है। HTTPS यहाँ पे आपका इसको दिखाता है, यानी आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर। तो कह रहा है कैन कॉज ए नंबर ऑफ अनप्लीजेंट इफेक्ट। कह रहा है वो मालवेयर अलग अलग टाइप की चीजें आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कर सकते हैं, जैसे क्रिपलिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर देंगे। माइनिंग योर सिस्टम फॉर पर्सनल डाटा। आपके सिस्टम के पर्सनल डाटा को ढूंढने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, डाटा को इरेज करेगा। और इवन एडवर्सली अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड हार्डवेयर। या आपके जो कंप्यूटर से कनेक्ट हार्डवेयर हैं वो आपके अजीब गरीब तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी अगर आपके सिस्टम में कोई मालवेयर एंटर करता है तो। इसके बाद आता है कि क्या या कितने टाइप के आपके किस किस टाइप के मालवेयर हो सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बुक में भी आपका आंसर में दिया है कि व्हाट डू मीन बाय मालवेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर। तो इस क्वेश्चन को या इस आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे। अगर आपके पास मैटर होगा लिखने के लिए तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो बात करते हैं, मालवेयर कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, बहुत टाइप के हो सकते हैं। पहला है कंप्यूटर वायरस। अब इसमें डिफरेंस जरूर आप देखिएगा, कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाईवेयर एंड कंप्यूटर वायरस। तो कह रहे कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है, वो मेलिशियस कोड है या प्रोग्राम है। मेलिशियस यानी हार्मफुल या नुकसान पहुंचाने वाला वो कोड या प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम के डाटा को या फाइल्स को करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कह रहा वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट, ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया। कह रहा जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको आपका अफेक्ट करता है वायरस। वो आपका बूट ब्लॉक भी हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी हो सकती हैं जो कि करप्ट हो सकती हैं, या आपकी जो इंटरनल डाटा जो आपने सेव किया हुआ है उनको भी वो क्या कर सकता है, आपका इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका डाटा करप्ट हो जाता है, या आपका सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो आपका सिस्टम नहीं चलता है। इसके बाद आते हैं वर्म्स। क्या है, वर्म इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट ईट अप द एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इस चीज इस टर्म को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। वर्म क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपने आप की जो है कॉपी बनाते हुए चलते हैं, अपने आप को कॉपी करते हुए जाते हैं। तो अगर कोई एक ही चीज बार बार कॉपी होगी तो आपकी जो डिस्क है या हार्ड डिस्क है उसका स्पेस क्या होता चला जाएगा, फुल होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा का पूरा स्पेस, आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या दिखाएगा, फुल हो चुका है, अब और स्टोरेज इसमें अवेलेबल नहीं है। तो वॉर्म क्या है, अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, यानी अपनी कॉपी बनाता हुआ चलता है, अपने अपनी ही फोल्डर बनाता हुआ चलेगा, वो बार बार कॉपी होता रहता है आपकी पूरी हार्ड ड्राइव में, जिससे कि पूरी हार्ड ड्राइव आपकी क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है। तो कह रहे हैं वॉर्म्स कीप ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपी अंटिल द डिस्क स्पेस और मेमोरी इज फिल। और कब तक ये कॉपी बनाता रहेगा, जब तक कि पूरी का पूरा डिस्क या मेमोरी आपकी फुल नहीं हो जाती। इसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्सेस। कह रहे ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस। कह रहा है आपके जो प्रोग्राम है ये इस तरीके से दिखेंगे जैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दिखेंगे ऐसे लेकिन नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। ये किसके रूप में दिख सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम के रूप में। आपने देखा होगा कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर कई बार एड्स आती हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम वो स्लो हो गया, उसको ट्यून अप करने के लिए ये वाला पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें। और जैसे वो आप सोचते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ाने में, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के बाद हमें पता लगता है हमारा सिस्टम तो और भी ज़्यादा स्लो हो गया। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है, जो कि आपको दिखता तो ऐसा है कि वो आपकी हेल्प करेगा, या वो इस टाइप का दिखता है कि आपका एक प्रोग्राम है या यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हेल्प करेगा सिस्टम को बूस्ट करने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका रिवर्स होता है। तो कह रहे बट एक्चुअली परफॉर्म मेलिशियस फंक्शन सच एज डिलीटिंग और डैमेजिंग। और सही में जो वो जो काम करते हैं वो यही करते हैं कि आपके फाइल्स को क्या कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, स्पाई, स्पाई मतलब जासूसी करने वाला। तो इन टर्म्स को आप बहुत ध्यान से याद करेंगे बेटा। तर स्पाईवेयर इज सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटी, जिनको आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है ताकि आप कंप्यूटर सिस्टम पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको ट्रैक किया जा सके, उनकी रिपोर्ट बनाई जा सके उस डाटा की कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ की, एंड रिपोर्ट दिस डाटा टू पीपल विलिंग टू पे फॉर इट। और उस डाटा को बाद में उन लोगों को बेच दिया जाता है जो कि उस डाटा के लिए आपका पे करने के लिए रेडी है। तो इस टाइप का डाटा कैसे, जैसे कि आपके जो भी एडवर्टाइजिंग आपको कॉल्स आती हैं किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए, या आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए अकाउंट ओपन कराने के लिए, या कोई आपकी लकी ड्रॉ के लिए, ये सारी कॉल्स कहाँ से आती हैं, इसी तरीके से आती हैं कि जो आपने कभी पब्लिक कंप्यूटर यूज़ किया होगा उस टाइम पे वहाँ पे कोई एक स्पाईवेयर आपका डला होगा जिसने आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया और उस इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को उसने सेल कर दिया, और वो थर्ड पार्टी फिर आपको कॉल करती है। तो कह रहा है ट्रैक्स दी यूजर बिहेवियर एंड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन बैक टू ए सेंट्रल सोर्स। कह रहा है ये क्या करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक करते रहते हैं, क्या क्या एक्टिविटी यूजर कर रहा है, और वापस उस इंफॉर्मेशन को या उस रिपोर्ट्स को वो अपने सेंट्रल सोर्स को देते हैं, यानी जहाँ पे उनका सेंटर होता है या जिस कंपनी का वो बनाया हुआ है वहाँ पे वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। दीज आर यूज टू स्पाई ऑन सम वन
आइदर फॉर लीगल और इलीगल पर्पस। कह रहा है ये जासूसी के लिए यूज होते हैं या तो लीगल पर्पस के लिए या इलीगल, दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। इसके बाद आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? रैंसम से ही समझाना, रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। ठीक है, जैसे कि किसी का आपने किडनैप कर लिया और फिर आप उसके घर कॉल करके फिरौती मांगो, वही वाला केस आपका सॉफ्टवेयर के साथ भी। तो रैंसमवेयर यानी जिसके अंदर आपका कुछ डाटा ऐसा सेंसिटिव था कि किसी हैकर ने चुरा लिया और उसके बदले में या उसको डिलीट करने के बदले में वो आपसे क्या मांग रहा है, कोई अमाउंट आपसे मांग रहा है या कोई फेवर आपसे मांग रहा है। Here, a ransomware infects your computer, then encrypts sensitive data such as your personal documents or photo and demands a ransom for their release. क्या है आपका जो रैंसमवेयर है वो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करता है और आपका जो सेंसिटिव डाटा है जैसे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए, फोटोज हो गए, उनको क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है और फिर आपसे उनको रिलीज करने के लिए क्या मांगता है, डिमांड। और अगर आप इफ यू रिफ्यूज टू पे द डाटा इज डिलीटेड, और अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं तो डाटा को डिलीट कर दिया जाता है। कई बार दिखाते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का डाटा है वो अभी डिलीट होने वाला है, जल्दी से इतना पे कर दे नहीं तो डिलीट नहीं होगा। तो वो उसी टाइप के आपके रैंसमवेयर प्रोग्राम होते हैं जो बार बार सिर्फ पैसे कमाने के पर्पज से आपके बनाए गए होते हैं। तो कह रहे हैं सम रैंसमवेयर वेरिएंट लॉक आउट ऑल द एक्सेस टू योर कंप्यूटर, और कई ऐसे होते हैं कि आपके पूरे के सिस्टम को लॉक कर देते हैं ताकि आप आगे यूज ना कर पाए। इसके बाद आता है हमारा एडवेयर। एड और वेयर से बना, एड मतलब एडवर्टीजमेंट। तो कह रहा है आपके कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो कि आपको ऐड दिखाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है या जो आप नहीं चाहते इस टाइप के एड्स आपको दिखाई देती हैं कब जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो कह रहा है दीज आर द प्रोग्राम दैट डिलीवर अनवांटेड एड टू योर कंप्यूटर, जो आप नहीं चाहते वो ऐड आपको दिखाई देती है। और ऐड अगर आएंगे, इंटरनेट यूज होगा तो आपकी बैंडविड्थ भी जो है नेटवर्क की वो यूज होती है। तो कह रहा है एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर, स्पाईवेयर की तरह ही होता है। हाउएवर इट मे बी इंस्टॉल्ड विद योर कंसेंट। कह रहा है लेकिन ये आपकी कंसेंट से यानी आपकी सहमति से ही इनको क्या किया जाता है, आपका इंस्टॉल किया जाता है। सो इट इज एडवाइज दैट यू थोरोली रीड इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट बिफोर यू अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो उसकी जो एग्रीमेंट है, जहाँ हम नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन हम कभी भी नहीं पढ़ते किसी भी सॉफ्टवेयर की। हमें लगता है सेफ होगा लेकिन ऐसा नहीं है। उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपको इस टाइप का डाटा या आपसे का जो पर्सनल डाटा हम लेंगे उसको हम आगे शेयर करेंगे, वो हम आगे पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत हो जाती है। और जब हम कोई लीगल एक्शन लेना भी चाहें तो भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट किया था। तो कंपनी यही बोलती है कि हमने टर्म एंड कंडीशन में उसको डाला हुआ था, आपने नहीं पढ़ा तो उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन आपने एग्री करके अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो फिर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की हो जाती है। तो हमेशा आप उन टर्म एंड कंडीशन को जरूर पढ़ें। अब आता है कि किस किस टाइप का डैमेज हो सकता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कैन बी डन बाय द मालवेयर। मालवेयर के द्वारा किस टाइप के डैमेजेस किए जा सकते हैं। तो डैमेज और डिलीट फाइल, फाइल को या तो बिल्कुल ही डिलीट कर देगा या ऐसी बना देगा जो कि काम करने लायक नहीं होगी। तो कह रहे सम वायरस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफाइड फाइल दैट आर क्रूशियल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूरी है उन फाइल को ही डिलीट कर लेगा। Operating system files, this damage can range from rendering useless just a few files to affecting your entire computer, possibly requiring you to reinstall your operating system and start from scratch. और कह रहे हैं कई बार ऐसी फाइल डिलीट कर देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना पड़ता है, रीइंस्टॉल करना पड़ता है शुरू से। तो आपकी इस टाइप की फाइल ये डैमेज कर सकता है। दूसरा जो है वो स्लो डाउन कर देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को। क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके जो वायरस हैं वो रन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपके सीपीयू को यूज करते हैं। सीपीयू को यूज करते हैं तो सीपीयू हमारा बिना किसी प्रोग्राम के यूज हो रहा है, तो हम अगर हम उसके साथ और कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा ढंग से नहीं चल पाता, क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू का यूज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है तो सीपीयू का यूज हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो कह रहा वायरस कैन रन इन बैकग्राउंड विदाउट बीइंग सीन, दिखाई नहीं देते कि चल रहे हैं। एंड मे कॉज योर कंप्यूटर टू रन एक्सट्रीमली स्लो, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत ही स्लो हो जाता है।
इसके बाद आता है इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम। इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम मतलब आपका जो ईमेल है, ईमेल जो आप यूज करते हैं उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, उसको बांट देता है। There are some forms of virus may wreak even more havoc by spreading themselves to the contacts in your address book. कह रहा कई आपके वॉर्म्स ऐसे होते हैं या वायरस ऐसे होते हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में चले जाते हैं ईमेल्स की, और एड्रेस बुक में घुसने के बाद वो अपने आप आपके जो एड्रेस बुक में कॉन्टैक्ट होते हैं उनको ईमेल करना शुरू कर देते हैं। आपको कब पता लगता है? जब आपको सामने वाले से मेल आता है या कॉल आती है कि आपने मुझे ये ईमेल भेजा था। तो वो वाली कंसेप्ट आपका किसकी वजह से होता है? मालवेयर की वजह से होता है कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही ईमेल्स को कंपोज करते हैं और सेंड करते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग योर डाटा कंप्यूटिंग हैबिट एंड आइडेंटिटी। अगर आपका जो डाटा है, आपकी कंप्यूटिंग हैबिट है, क्या क्या आप करते हैं, कितनी देर करते हैं वो चीज़ उनके सिस्टम के ऊपर, या आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड करता है स्पाईवेयर। The spyware can monitor information about your computer habits such as what website you visit, कौन से वेबसाइट पर आप जाते हैं, कीबोर्ड पे आपने कौन कौन से बटन्स को प्रेस किया, विच इन द कैन लीड इनटू आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर सपोज करें आप कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं तो अगर आप वो ट्रैक कर लेगा आपका यूजर नेम भी और पासवर्ड तो इजीली वो आपकी आइडेंटिटी को चुरा सकता है। कह रहा फॉर एग्जांपल स्पाईवेयर कैन रिकॉर्ड द की स्ट्रोक। की स्ट्रोक मतलब जो भी आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, दैट यू वाइल टाइपिंग कीइंग ए क्रेडिट कार्ड नंबर। सपोज करें आप क्रेडिट कार्ड नंबर डाल रहे हैं, उसको इसने सेव कर लिया एंड सेंड दिस नंबर टू ए साइबर थीफ। और जो आपका साइबर थीफ है उसको वो वाली इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, पास कर देता है, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे ऑल्टर्स पीसी सेटिंग। पीसी सेटिंग्स को चेंज कर देता है, जो हमने सेटिंग की होती है उनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। डेस्कटॉप आइकन आपके चेंज हो जाएंगे, या आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा, स्क्रीन सेवर चेंज हो जाएगा, अंदर की जो ड्राइव है उनके नाम चेंज हो जाएंगे, आपका यूजर नेम चेंज हो जाएगा। इस टाइप की जो ऑल्टरेशन है वो आपके मालवेयर करते हैं। There some form of spyware can also alter computer setting like your web browser home page setting। वेब ब्राउजर की जो होम पेज सेटिंग होती है कि सबसे पहले जब आप ब्राउजर ओपन करें तो कौन सा पेज ओपन हो, वो सेटिंग आपकी चेंज कर देता है। आइकन्स को आपके इधर उधर आपके जगह जो है उनकी चेंज कर देगा। दिस डज नॉट डू मच डैमेज टू योर सिस्टम बट इट्स रियली अनोइंग। कह रहा है ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपको बहुत ही दिक्कत देता है जब आपको अपनी सेटिंग्स जो है हर बार जब आप सिस्टम ऑन करते हैं आपको दोबारा करनी पड़ती है, या आपके जो आइकन्स हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, जबकि आपका प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है उसके बावजूद। कह रहा डैमेज तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये परेशान करने वाली जो चीज़ है यूजर को वो ज़्यादा करते हैं बजाय कि किसी फाइल्स को डैमेज पहुंचाने के। इसके बाद आता है स्लो डाउन योर पीसी। वो हमने देख लिया स्लो डाउन कैसे करेगा। इसके बाद आता है एडवेयर ट्रैक इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर। जो एडवेयर होते हैं वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे आप गए, कितनी देर वहाँ रहे, क्या क्या आपने उस वेबसाइट पे पर्टिकुलरली सर्च किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कौन यूज़ करते हैं, एडवेयर। इसके बाद आता है कि चलो ये सारी चीज़ें तो हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्या सेफ्टी मेजर्स रखेंगे ताकि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको ना आए। पर देर आर थाउजेंड ऑफ वायरस स्पाईवेयर एंड अदर मालवेयर करंटली इन द वाइल्ड। यार वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे स्पाईवेयर हैं, वायरस हैं और मालवेयर हैं, एंड मोर अपीयर्स ईच वीक, और हर हफ्ते और ज़्यादा हो जाते हैं। सो प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम अगेंस्ट इंफेक्शन बाय वायरस इज एन एसेंशियल पार्ट। क्या इसलिए आपके सिस्टम को इन्फेक्शन से, वायरस इन्फेक्शन से बचाना भी आपकी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए सेफ गार्ड के रूप में, अगर हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं तो क्या लेना चाहिए? सबसे पहले एक्टिव प्रोटेक्शन। एक्टिव प्रोटेक्शन मतलब हमारे पास एंटीवायरस हो या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हो जो कि रेगुलरली आपके सिस्टम को स्कैन करता हो। अगर आई यूज एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, you need these program has to detect and eliminate any malware that sneak its way onto your PC। कह रहा है आपके पास एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आपके प्रोग्राम्स को जो हेल्प करे डिटेक्ट करने में, एलिमिनेट करने में मालवेयर को जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। कह रहा इफ ए वायरस somehow is found on a system on your network you should do the following।
कह रहा अगर वायरस मिलता भी है तो वो क्या करेंगे। कह रहा सबसे पहले आप अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करें कि कोई वायरस का एविडेंस उसमें तो नहीं है या कोई वायरस तो मौजूद नहीं है। अगर है तो डिस्कनेक्ट एनी इन्फेक्टेड सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपको लगता है आपका कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के ऊपर है तो नेटवर्क से उसको हटा दें ताकि आपके दूसरे सिस्टम में वो ना हो। रीस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम ए क्लीन बैकअप। अपने इन्फेक्टेड सिस्टम जिसके अंदर वायरस आ गया उसको वापस क्लीन करें। पुराना जो बैकअप आपने लिया हुआ है वो बैकअप उसके अंदर डालें। नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर सो दैट इट कैन इंश्योर सिग्नेचर डाटाबेस इज अप टू डेट। और अपना जो एंटीवायरस है उसके ऊपर आप सेंड रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है जिसको आप यूज करें ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि इस टाइप का वायरस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ रहा है, ताकि वो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन बना के आपको दें। इसके बाद क्या करें कि डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। विंडोज़ के जो अपडेट है उनको आप डाउनलोड करें रेगुलरली। एंटीवायरस के जो अपडेट है उनको भी आप डाउनलोड करें रेगुलरली, क्योंकि नए वायरस और मालवेयर जो है वो हर दिन बनते रहते हैं और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो है उनको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको फुल प्रोटेक्शन दे सके। तो उसके लिए सिग्नेचर फाइल अपडेट होनी ज़रूरी है। जो भी आपके एंटीवायरस होते हैं उनके अंदर एक सिग्नेचर डाटाबेस होता है जो कि अपडेट होता रहता है जैसे जैसे नए आपके वायरस मार्केट में आते हैं। तो कह रहा है टू कीप योर एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम अपडेट द बेस्ट ऑप्शन इज टू सेट प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन नीडेड। कह रहा है अपडेट करने के लिए आपके एंटीवायरस प्रोग्राम को या एंटीवायरस स्पाईवेयर को सबसे बेटर तरीका है कि उसकी सेटिंग्स को आप हमेशा ऑटोमेटिकली अपडेट पे रखें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाए, आपको बार बार मैनुअली अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद कह रहा है रन फ्रीक्वेंट फुल स्कैन सिस्टम। अपने सिस्टम्स का फुल स्कैन जरूर करें। पूरे सिस्टम को एक बार हफ्ते में जरूर स्कैन करके आप देखें ताकि अगर कोई आपका है उसके अंदर वायरस तो उसको इजीली निकाला जा सके। कह रहा इवन दो मोस्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम एक्टिवली स्कैन योर पीसी फॉर मालवेयर। कह रहा सारे के सारे जितने एंटीवायरस प्रोग्राम हैं हालांकि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रेगुलरली स्कैन जरूर करते हैं लेकिन फिर भी महीने में एक बार कम से कम आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को थोरोली स्कैन जरूर करें ताकि अगर एंटर कर भी गया है गलती से एंटीवायरस तो उसको आप निकाल पाए। इसके बाद क्या है प्रिवेंटिंग मेजर्स। कीप योर सिस्टम अप टू डेट रखें अपने सिस्टम को। यहाँ सिस्टम अप टू डेट रखने से मतलब है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो फाइल है उनको भी अपडेट रखें क्योंकि उनके अंदर भी आपके सिक्योरिटी पैचेज आपको दिए जाते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को आउटर अटैक से। तरह मालवेयर आल्सो ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी होल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई सिक्योरिटी होल है यानी कोई ऐसी लूप होल बचा हुआ है या कोई ऐसी जगह बची हुई है कि आपके सिस्टम की फाइल से वो एंटर कर जाए तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना भी जरूरी है। तो कह रहा है यू शुड ऑलवेज इंस्टॉल एनी अवेलेबल अपडेट फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज एंड कॉमन सॉफ्टवेयर यू यूज। या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं उसको भी आप अपडेटेड वर्जन उसका यूज करें। यूज कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल ऑन इंटरनेट। जब इंटरनेट पे फाइल आप डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे जरूर ध्यान रखें कि जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं वो ट्रस्टेड वेबसाइट से हो, रेपुटेबल वेबसाइट से हो, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं से आप उसको डाउनलोड करें। कह रहा है फाइल फ्रॉम रेपुटेबल वेबसाइट बाय लुकिंग फॉर साइंस सच एज ए प्राइवेसी स्टेटमेंट फुल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड एसएसएल इंक्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन typically indicated by a padlock in the lower right corner of a web browser। ये हमने पढ़ ही लिया था कि आपके जो ब्राउजर है वो वेबसाइट के बारे में बता देता है कि वो सिक्योर है या नहीं है। अगर पैडलॉक आ रहा है तो वो पैडलॉक आपको दिखाई देगा, पैडलॉक है मतलब आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर। डिसेबल्ड कुकीज इफ पॉसिबल। कुकीज को क्या करें, डिसेबल करें। अगर आपको लगता है कि कुकीज आपकी ऑन है तो कुकीज को डिसेबल करें क्योंकि कुकीज हमने पढ़ा था कि वो स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी स्टोर करके रखता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके बाद आता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या है, कह रहा साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल ऑफेंस। वो आपका कोई भी कानूनी काम, ऐसा काम जिसके अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जिसके अंदर आपने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो कह रहा है द टर्म साइबर क्राइम इज ए जनरल टर्म दैट कवर क्राइम्स लाइक फिशिंग। कह रहा है क्राइम, साइबर क्राइम जो है वो इन टर्म्स को अगर हम बात करें तो सारी टर्म उसके अंदर आ जाती हैं। फिशिंग आ गई आपकी,
क्रेडिट कार्ड की कोई फ्रॉड आ गई, इलीगल डाउनलोडिंग आप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग या साइबर टेररिज्म क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस एंड स्पैम एंड सो। तो इसकी टर्म जो है वो वास्ट है। तो साइबर क्राइम को हम इतना समझ लेते हैं कि वो कोई भी आपका क्रिमिनल ऑफेंस जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद हो, यानी किसी भी मोबाइल के थ्रू या किसी भी लैपटॉप या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया कोई भी ऐसा अपराध जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपका किस में आएगा, साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो साइबर क्राइम के अंदर आपकी दो टर्म जो है आपसे पूछी जाती है पेपर में, दोनों ही टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं दोनों टर्म्स को। सबसे पहले है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग हम किसको कहेंगे? कह रहे साइबर बुलिंग occurs when someone use the internet, cell phone, email, instant messaging, chat room or social networks such as Facebook, Twitter to harass, demean, embarrass or intimidate someone else। फिर साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई बंदा इंटरनेट यूज कर रहा हो या सेल फोन पे ईमेल यूज कर रहा हो या इंस्टेंट मैसेजिंग यूज कर रहा हो या चैट रूम पे हो या सोशल नेटवर्क्स पे हो। उस टाइम पे अगर आप किसी बंदे को हरैश करते हैं, यानी उसको बार बार परेशान करते हैं या उसकी फोटोज का मिस यूज करते हैं या उसको किसी और तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई ऐसे मैसेज भेजकर आप परेशान करते हैं, तो सारा कुछ में आएगा साइबर बुलिंग में आता है। इट इज कॉमनली ए क्राइम कमिटेड बाय टीन टू। जो आपके टीन बच्चे होते हैं वो मोस्टली इस टाइप का क्राइम करते हैं, वो फन वे में उसको यूज करते हैं कि इसको थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं कि अगर साइबर एक्ट के अंदर वो अगर उसमें ट्रैक आ गए तो वो लंबी जेल भी हो सकती है। As their growing access to electronic communication make it possible to make fun of or obstaculize others। कह रहा वो इस वजह से करते हैं ताकि फन बनाया जा सके उस टेक्नोलॉजी का, या वो किसी को डिस्टर्ब करें उस पर्पज से भी वो ऐसा काम कर जाते हैं। लेकिन ऐसा करना भी आपका क्या है, क्राइम है। तो अगर हम बात करें, अगर आप जो जूम क्लासेस होती हैं उसके अंदर अगर आप इस टाइप की हरकत करते हैं तो आप वो भी आपकी इसके अंदर ही आएंगी, साइबर क्राइम के अंदर ही आती है। तो अगर आपके खिलाफ केस हो जाता है तो उस केस में आपका बचना मुश्किल है। तो ऐसी गलती आप ना करें। Sir, the problem spread like wildfire as a bully can hide behind the anonymity of a login identity while encouraging other kids to join in the fun of harassing the victim। और कह रहा है ये आपकी, वो उनको लगता है कि हम जो है पता नहीं लगेगा हमारे बारे में कि किसने ऐसा किया, और वो इस काम को करने के लिए दूसरे बच्चों को भी उस फन के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं कि तू भी ऐसा कर, मेरे मेरे को पता ही नहीं लगा, पता नहीं लगेगा, आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात को भूल जाएं कि आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता। आपको इजीली ट्रैक किया जा सकता है, अगर आपके खिलाफ एक केस हो गया तो आपको घर से भी उठाया जा सकता है। तो इस टाइप की जो आपकी मिस हैपनिंग है आप वो ना करें तो बेटर है। इसके बाद साइबर बुलिंग इज ए क्राइम गार्नरिंग सच क्रिमिनल चार्जेस एज हरेसमेंट। हरेसमेंट का चार्ज लग सकता है, लाइबल का, असॉल्ट, नुकसान पहुंचाने का, इवन टेररिज्म, टेररिज्म फैलाने के अंदर भी आपका साइबर बुलिंग के अंदर ही आपका आएगा। Then, in addition to criminal charge, cyberbullies may be held responsible for the damage they do in a civil lawsuit where they may be ordered to pay for it। क्या है, इस टाइप की अगर साइबर पुलिस के अंदर आप काम करते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो मानहानि का दावा भी हो सकता है, या आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी चैट वेबसाइट्स के थ्रू या चैट एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। इसके बाद आता है साइबर स्टॉकिंग। This is a kind of online harassment wherein the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. Typically, these stalkers know their victim, and instead of resorting to offline stalking, they use the internet to stalk. A cyber stalker relies upon the anonymity afforded by the internet to allow them to stalk their victim without being detected। कह रहे हैं साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कम आइडिया होता है, और उनके या तो मोबाइल के थ्रू या उनको ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू इस टाइप के मैसेज सेंड किए जाते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, ये बैंक डिटेल्स आपकी चाहिए ताकि आपका पैसा ट्रांसफर किया जा सके।
तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी किसकी वजह से होती हैं, साइबर स्टॉकिंग की वजह से होती है। तो साइबर स्टॉकिंग के अंदर भी आपका कोई भी क्रिमिनल एक्ट इस टाइप का जो कि आप इंटरनेट के ऊपर करते हैं या फन के लिए आप करते हैं, तो उसमें आएगा साइबर स्टॉकिंग के अंदर आपका आता है। इसके बाद आता है, कह रहा है साइबर स्टॉकर ऑफन डज दिस टू ट्रबल हिज और हर विक्टिम। कह रहा है आपने अपना जो विक्टिम है या जो आप जिसको परेशान करना है उसको परेशान करने के लिए इस टाइप की चीज़ें करते हैं। कह रहे थे कलेक्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम। विक्टिम के सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, कहाँ वो काम करते हैं, डेली रूटीन क्या है, एड्रेस रेजिडेंस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। There the stalker may post the information on any filthy options or illegal website posing as if the victim is posting this information. और उस इंफॉर्मेशन का वो क्या करते हैं, आपका गलत फायदा उठा के उनकी एक प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं, और प्रोफाइल ऐसी लगती है कि ये उनकी जेन्युइन प्रोफाइल है, उस बंदे ने खुद ही बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद कह रहा है कि पीपल ऑफ ऑल काइंड from nook and corner of the world who come across the information start calling victim at his residence workplace or many filthy options later। कह रहे जब वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आती है तो वर्ल्ड में जो लोग हैं वो उसकी इस इंफॉर्मेशन को जो है सच मानकर उसको कॉल करने लग जाते हैं, उसके रेजिडेंस पर पहुंच जाते हैं या उसको किसी टाइप की ईमेल्स भी कर देते हैं, तो उसके वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। There are some stalkers subscribe the email account of the victim to innumerable absence or illegal site because of which victims start receiving such kind of unsolicited mail। अगर कई बार क्या होता है, जो स्टॉलकर है, जो विक्टिम है, उसके ईमेल अकाउंट को सब्सक्राइब कर देते हैं किसी ऐसी वेबसाइट से जिससे कि उसको अनवांटेड ईमेल्स भी आने लगते हैं। तो कह रहे some stalker keep on sending repeated email asking for various kind of favor or threaten the victim। कई बार ऐसा भी होता है कि धमकियां भी दी जाती हैं ईमेल्स के ऊपर, या फिर उनको पैसे के लिए उकसाया जाता है कि आप क्या जो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या फोटोग्राफ्स जो है वो मेरे पास है, आप इतना पैसा दीजिए, आपके जो सारे फोटोग्राफ्स हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे या डिलीट कर दिए जाएंगे। अगर स्टॉलकर फॉलो देयर विक्टिम फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, दे हैंग आउट ऑन द सेम सोशल नेटवर्किंग साइट एज द विक्टिम। क्या जो स्टॉलकर होते हैं वो मोस्टली अपने जो विक्टिम हैं उनके साथ में ही रहते हैं, ताकि उनको चेक किया जा सके कि वो कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है। उसी नेटवर्किंग वेबसाइट को अपना भी अकाउंट बनाते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकलवाया जा सके, या उनको कोई इस टाइप के मैसेज वो सेंड करते हैं ताकि ये उस विक्टिम को फ्रेंडली नेचर से अपना फ्रेंड बनाया जा सके, फिर उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूछा जा सके, फिर उसका मिस यूज किया जा सके। इसके बाद क्या है कि स्टॉलकर विल ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक कांटेक्ट विद योर विक्टिम थ्रू ईमेल हैविंग फ्रेंडली और थ्रेटनिंग कंटेंट। या तो फ्रेंडली होके या धमकी भरे कंटेंट से अपने जो विक्टिम है उसके साथ क्या रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। कह रहे कई बार वो मल्टीपल नेम्स से भी अपने विक्टिम को कांटेक्ट करते हैं ताकि उनको ट्रैक करना आसान ना हो। इसके बाद आता है कि आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कैसे करेंगे। कह रहे अगर आपका इस टाइप का कोई साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, स्कूल अथॉरिटीज को बताएं और उसके बाद पुलिस को बताएं। एंड द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग क्राइम इज मोर और लेस द सेम एज फॉर रिपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। किसी भी अपराध को अगर आपने रजिस्टर एफआईआर कराना है तो उसका भी प्रोसीजर वही है आपके। साइबर क्राइम का भी प्रोसीजर वही रहेगा कि आप अपनी लोकल पुलिस स्टेशन पे जाएं, वहाँ पे कंप्लेंट आप फिल कराएं, वहाँ पे एक आपकी स्पेशल साइबर सेल होती है जो कि आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगी, या आप ऑनलाइन भी EFIR भी करा सकते हैं। मोस्टली स्टेट्स में ये आपकी सर्विस प्रोवाइडेड की गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी जो है उसने भी एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके अंदर इस टाइप की जो आपकी क्राइम्स हैं वुमेन से चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं या ऑनलाइन जो क्राइम्स हैं वो रजिस्टर आप कर सकते हैं। तो कह रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
categorically provided that a cybercrime has global jurisdiction, meaning that the crime may be reported in the cybercrime unit of any city। क्या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि आप कहीं से भी किसी भी सिटी से हैं वहाँ पे आप अपनी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, इसके क्वेश्चन से आपको मैं भेज दूंगा। ये चैप्टर को थोरोली आप रीड करें, तो भी कोई डाउट रखता है मुझे बताएं, ताकि हम फिर नेक्स्ट चैप्टर को जो है अपना स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।